अनिल वाकड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जी, जय भीम सर। सर, ये जो सिस्को की बात अभी सामने आई है कि कास्टिज्म जो है वो एंसेस्टरी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, ऐसा अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर ने एक एमिकस फाइल किया है वहाँ यूएस कोर्ट में सिस्को के खिलाफ, या सिस्को के जो लोग हैं उनके बारे में। तो थोड़ा सा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि क्या मसला है और ये कब सामने आया, जिसको लेकर के अम्बेडकर इंटरनेशनल मिशन वहां पर, माफ कीजिए, अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर वहां पर अपनी आवाज उठा रहा है। धन्यवाद। जी सिस्को का ये मामला अक्टूबर में सामने आया, जो अखबारों में काफी चर्चा रही। हमने इस बारे में यहाँ पर अमेरिका में जो अपने लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, जिनके पूर्वज इस कास्ट सिस्टम का शिकार रहे हैं, उनसे काफी चर्चा की कि उन्हें अमेरिका में किस तरह से तकलीफ झेलनी पड़ती है। यह भले ही सैकड़ों माइल दूर भारत से यहाँ आने के बाद भी जी कास्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। और इस बारे में हमने काफी चर्चाएं की, पत्रकारों से बातें करी। पत्रकारों ने हमारी बातें सुन के अखबारों में लिखा। TheWire.in पर एक लेख प्रकाशित हुआ, न्यूयॉर्क टाइम्स पर एक लेख प्रकाशित हुआ, और भी काफी जगह इस बारे में हमने चर्चा करी कि ताकि लोगों में इस बात की जागृति हो कि सैकड़ों मील दूर भारत से निकलने के बावजूद भी जाति उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। उस वक्त तक हमने इसमें दखलंदाजी करने की बात नहीं सोची थी, लेकिन हिंदूज अमेरिका फाउंडेशन करके ये एक संस्था ने इस कोर्ट केस में हस्तक्षेप करने की ठानी। उन्होंने करीबन महीना भर पहले इसमें हस्तक्षेप किया, और एक उन्होंने दे वांटेड टू बी पार्टी, उन्होंने पार्टी बनने की कोशिश करी है। अभी तक उसके बारे में कोर्ट ने कोई राय नहीं दी है, लेकिन जैसे ही हिंदू अमेरिका फाउंडेशन ने इस बारे में अपना पक्ष रखने की सोची, हमने सोचा कि हम भी अपना पक्ष रखेंगे एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट, एज अ अमिकस क्यूरी, कि हमने कोर्ट को यह समझाने की कोशिश की है कि जातिगत व्यवस्था, जातिगत वर्ण व्यवस्था, यह एक संगीन मामला है। भारत में काफी हजारों वर्षों से यह चला आ रहा है, और इससे एक तबका है जो शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, अनटचेबल्स बोलते हैं, या इवन शूद्र बोलते हैं, जो शूद्र लोग हैं, और यह सब हिंदू धर्म में लिखा हुआ है। इन लोगों को काफी असहनीय यातनाएं सहनी पड़ी है। वह गांव के बाहर जी रहते हैं, उनको अपने कोई भी कमाने का कोई साधन नहीं है, उनको लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इस तरह की जो जातिगत व्यवस्था के अंतर्गत जी भारत में जो लोगों ने अनटचेबल जो करते हैं, जिनकी छाया भी लोगों को जी प्रदूषित जी करती है, ऐसे जिस तरह से बोलते हैं, तो हमने कोर्ट में यह पक्ष रखा कि यह एक वास्तविकता है। अमेरिका में भले ही उनके लॉ में कास्ट नाम की कोई चीज नहीं है, जरूर है, लेकिन यह हम हर भारतीय जानता है कि जाति वंश से आती है, जाति आप इनहेरिट करते हैं, एंसेस्ट्री जी से आती है। और एंसेस्ट्री का जो टाइटल 7 अमेरिकन लिबर्टीज जो लॉ है, उसमें इसमें लिखा है कि आप वंश के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं कर सकते। तो हमने कोर्ट को यही समझाने की कोशिश की हमारे हस्तक्षेप के द्वारा। हम पार्टी नहीं बने हैं, जी हमारे इस जी हस्तक्षेप के द्वारा हमने कोर्ट को यह बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात आपने शुरुआत में कही कि केतकर जी साहब जी ने जो लिखा था, और बाबा साहब ने इसको अपने लेख में उजागर किया कि जहां जहां हिंदू जाएंगे वहां वहां जाति जाएगी, और जाति यहाँ पहुंच चुकी जी है, जाति जी वंशानुसार है, और इसको आपके लॉ के तहत भी इसको आपने तहवीज जी देनी चाहिए। जी यही हमारा जी कोर्ट को अनुरोध है। हम कोर्ट में जी पार्टी नहीं बने हैं।
जी वागड़े जी, थोड़ा सा आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो अखबारों में आया है या जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम जान रहे हैं इस केस को, हमने वहां पर जिस व्यक्ति के साथ ये जातिगत गैर बराबरी या भेदभाव हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है वंश के आधार पर, जातिगत वंश के आधार पर, उनका नाम हमने प्रकट नहीं किया है, उनको अभी डिस्क्लोज रखा हुआ है। उनका नाम जॉन डो है। तो क्या बताएंगे कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ ये बातें हुई हैं, क्या इंसिडेंट्स, क्या फैक्ट्स अपने सामने रखे हुए हैं? जो जॉन डो है जिनके साथ ये बात हुई है, उन्होंने क्या क्या बताया है? कौन लोग हैं जिनके खिलाफ ये केस चल रही है? सो जो उच्च जाति के जो लोग हैं जो सिस्को में कार्यरत थे, ये तीनों सुंदर अय्यर, कोम्पेला और जॉन डो उनका वास्तविक नाम नहीं है। ये तीनों सिस्को में कार्यरत थे। सुंदर अय्यर उनका बॉस हुआ करता था। ये तीनों लोग आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं। आईआईटी बॉम्बे में भी कास्टिज्म होता ही है। भारत में जगह जगह जी कास्टिज्म होता है। तो जी। आईआईटीज में लोगों को लोग एक दूसरे से पूछते हैं कि आपकी जेईई रैंक क्या है, या एक अ, ऊपर नीचे अपने को कि मैं तेरे से अच्छा, तू मेरे से नीचा, इस तरह से जानने के, पता नहीं इसमें लोगों में इसमें क्या उनको अच्छा लगता है, लेकिन ये जानना चाहते हैं। और इस तरह से लोगों को पता होता है कि कौन लोग जो अफर्मेटिव एक्शन या रिजर्वेशन से जो लोग आते हैं, तो उनकी रैंक हम्म। कम होती है और लोगों को पता चलता है कि यह लोअर कास्ट से है, सो कॉल्ड लोअर कास्ट से है या अनटचेबल कास्ट से है। तो सुंदर अय्यर को यह पता था कि जॉन डो लोअर कास्ट से है, और जब उसको यह पता चला तो उसने बाकी लोगों को भी यह बताना चालू कर दिया कि यह लोअर कास्ट से है, और लोगों ने उसको काम देना बंद कर दिया। उसको जो अच्छे, देखिए आपको अगर पदोन्नति चाहिए, प्रमोशंस चाहिए, तो आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए। अच्छे प्रोजेक्ट्स पे जब आप काम करेंगे तभी आपकी पदोन्नति हो सकती है। अगर आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स ना दें तो आपको पदोन्नति नहीं मिल सकती। तो धीरे धीरे उन्होंने जॉन डो को पूरा कट ऑफ कर दिया, अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं दिए, और जॉन डो को प्रमोशन वगैरह मिलना बंद हो गया। जो एक अच्छा काम कर रहा था आईआईटी बॉम्बे से, जो पढ़ा लिखा अच्छा होनहार लड़का, यहाँ अमेरिका में आया, अपने हुनर पे आया। यहाँ एक बार पास होने के बाद में तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिला। वो तो अपने होनहारी से यहाँ आया था और काम कर रहा था, लेकिन फिर भी उसके बाद सैकड़ों मील दूर, हजारों मील दूर भारत से यहाँ पर जाति के अनुसार उसको भेदभाव किया गया, उसको अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं दिए गए। जब जॉन डो ने सिस्को में इसकी कंप्लेंट की एचआर को, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज जो बोलते हैं, उन्होंने इसकी दखल नहीं ली। उन्होंने बताया कि यहाँ पे कास्ट नाम का कोई हमारा होता नहीं है, तो आप मतलब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जब जॉन डो ने यह जाना कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है विद इन द कंपनी, तब उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, जो लॉ है यहाँ पर, DFEH, डिपार्टमेंट फॉर फेयर एम्प्लॉयमेंट एंड हाउसिंग, जिसके ऊपर आप अगर किसी भी हाउसिंग में डिस्क्रिमिनेशन हो या वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन हो, तो आप वहां पर जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। तो वहां पे इसने आपने सारी जो भी कहानी, अपनी पूरी कहानी उसको सुनाई, उनको सुनाई, और उस डिपार्टमेंट ने यह जाना कि यस, डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इस बात को कोर्ट में ले जाया जा सकता है और इसकी सुनवाई जरूर होनी चाहिए। तब उन्होंने सिस्को को और सुंदर अय्यर को और कोम्पेला को इस केस में बुलाया है, और यह कार्यवाही अभी जारी है। ये जो मसला हुआ अभी कोर्ट में गया हुआ है, तो क्या जो दलीलें हैं, जो आपने कहा अभी बातचीत करते वक्त कि वहाँ के जो सो कॉल्ड हिंदू कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो अभी इन लोगों के खिलाफ, जो ब्राह्मण जिनके नाम आपने बताए, जो अय्यर और कोम्पेला, ये जो दो लोग हैं जिन्होंने जॉन डो के खिलाफ ये सारी चीजें की, उनके समर्थन में एक प्रकार से ये लोग वहां पर आए हुए हैं। तो क्या उन की दलीलें हैं जो ये रखना चाहते हैं कि कॉम्पेला या अय्यर ने कोई गलत बात नहीं की है? ऐसा वो कौन सी दलीलें दे रहे हैं इसके पक्ष में? जी हाँ। तो सबसे पहले तो, जैसे भारत में अगर किसी स्त्री के साथ में कोई व्यभिचार होता है
ऐसी दुर्घटना होती है तो उसके बारे में कोर्ट ने काफी न्याय दिए है। लॉज भी है, जो निर्भया लॉ है, उसके अंतर्गत आप स्त्री का नाम नहीं उजागर नहीं कर सकते। अमेरिका में भी यह लॉ है कि आप किसी व्यक्ति के ऊपर अगर इस तरह का हुआ है, बलात्कार हुआ है या कोई सेक्सुअल ऐसी घटना हुई है, तो उस व्यक्ति का आप नाम उजागर नहीं कर सकते। सबसे पहली दलील सुंदर अय्यर और कोम्पेला ने यही दी है कि इस व्यक्ति का नाम उजागर हो, क्योंकि यह अमेरिका के लॉ के हिसाब से सिर्फ ओनली सेक्सुअल विक्टिम्स कैन, उनका नाम उजागर नहीं किया जा सकता। यह कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, इसमें नाम उजागर होना चाहिए। इस दलील में देखिए, यह जो कास्ट सिस्टम का जो मामला है, एक बार अगर आपकी जाति यहाँ पर पता चले तो आपका जो फ्रेंड सर्कल है वह भी आपसे संबंध तोड़ देता है। आपको ऑस्ट्रासाइज जो बोलते हैं, आपको अस्पृश्य करार देके आपसे कोई भी बात नहीं करना चाहता, आपसे दूर रहना चाहते हैं। आप सैकड़ों मील दूर हैं और यहाँ भी आपको जो दो चार देसी जैसे बोलते हैं, भारतीय जो बोलते हैं, उनसे आप जो संबंध रखना चाहते हैं तो वो भी आपसे दूर हो जाते हैं। तो सबसे पहला बार इन्होंने यही किया है, कोर्ट में यही दलील की है कि इस व्यक्ति का नाम उजागर हो। इनका मकसद यही है कि अगर एक बार इस व्यक्ति का नाम अगर उजागर हो तो जाओ बाकी के जो भारतीय लोग हैं वह इससे संबंध तोड़ दे, इसको फिर से अस्पृश्यता समान स्थिति हो जाएगी। सो पहली दलील वही चालू है। हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन ने यह कहा है कि कास्ट हिंदू मामला नहीं है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और धर्मों में भी होता है, यह साउथ एशिया का मामला है। बात में कुछ दम तो जरूर है, लेकिन इसकी शुरुआत हिंदू धर्म में ही हुई। बाकी धर्म जो बने वह इसलिए बने, जैसे सिखिज्म है, जो गुरु नानक संत गुरु नानक जी ने जो कहा, जो सिखिज्म की स्थापना की, उन्होंने जाति निर्मूलन के लिए ही इसका सिखिज्म का नया धर्म चालू किया। आज संत गुरु रविदास जी की जयंती के अवसर पर मैं सभी को बधाई देता हूं। और बाकी धर्मों में भी जो अगर ये कास्टिज्म अगर गया है तो हिंदू धर्म से ही गया है। हिंदू धर्म में जिस तरह से चातुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, जिस तरह से इनके ग्रंथों में, मनुस्मृति में, जिस तरह से मनुस्मृति जो इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक प्रकार से, जिनमें कायदे कानून की, अगर ब्राह्मण कुछ करता है तो क्या होना चाहिए और शूद्र अगर करता है तो क्या होना चाहिए, यह जो लिखा है मनुस्मृति में, जिसका बाबा साहब ने दहन किया था, यह इनका धर्म ग्रंथ कहता है। ये बोलते हैं कि यह हिंदू का धर्म ग्रंथ है। एक साफ साफ लिखा है कि अगर अस्पृश्य व्यक्ति अगर गलती से भी संस्कृत के श्लोक पढ़े या बोले तो उसकी जबान काट देनी चाहिए, अगर सुने उसके कान में तपता हुआ शीशा डालना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भले ही हिंदू धर्म से यह दूसरे धर्मों में जरूर शायद गया हो, लेकिन जिस तरह से इनके धर्मशास्त्र कास्ट सिस्टम का उल्लेख करते हैं और उसको उजागर करते हैं, उसी तरह से रहना चाहिए। इस तरह से जो कहते हैं, जिसमें ब्राह्मणों को प्राधान्य देते हैं, सभी कार्य अगर तो आपको ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, इस तरह से जो जाति व्यवस्था इन्होंने काफी हिंदू धर्म से काफी अंतर्भूत है। तो यह उनकी दलील है, जो लेकिन हमने HAF के खिलाफ इसमें कुछ लिखा नहीं है। हमने यही लिखा है कि कास्ट यह वास्तविकता है, कास्टिज्म हुआ है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और जॉन डो को इसके अंतर्गत न्याय मिलना चाहिए। यही हमारी दलील है। जी, आप जो वहां पर जिन वकीलों के साथ आप वहां पर हैं, कोर्ट में बात रख रहे हैं कि कास्टिज्म ये एंसेस्टरी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है या वंशागत या परंपरागत जो है भेदभाव है, गैर बराबरी है, ये जो आपकी दलील है उसको लेकर के वकीलों के साथ, वहां के एडवोकेट्स के साथ आपकी क्या बात हुई है? क्या ये एडवोकेट्स वहीं अमेरिका से हैं या भारत से वहां पर गए हुए एडवोकेट्स आपकी बात रख रहे हैं? ये जो दोनों एडवोकेट जो हमारी जो कंपनी हमने जिसकी सर्विसेज हमने ली है, वो अमेरिकन बेस्ड अमेरिका के कानून विशेषज्ञ हैं, अमेरिकी वंश के हैं
हमने उनकी मदद के लिए जो काफी हमारे जो तज्ञ हैं, जो जिन्होंने कास्ट के बारे में काफी विचार किया है, जैसे यहाँ पर प्रोफेसर केविन ब्राउन हैं, जिन्होंने कास्ट और रेस पर काफी रिसर्च किया है, काफी पेपर्स पब्लिश किए हैं। और भी प्रोफेसर्स हैं, प्रोफेसर अन्नपूर्णा वाघरे, शी इज फ्रॉम यूके, उन्होंने भी हमें इस पे मदद की। हमने इन सभी तज्ञों से, अपने लॉयर से मुलाकात की, हमने उनसे बातचीत की, और जो दलील दे रहे हैं उन दलीलों को हमने और संगीन बनाने की कोशिश की, और इस तरह से यह कोर्ट में फाइल किया है। भारत से तनोज मेश्राम, हरि बापू जी, तो सभी तज्ञों से जिन्होंने कास्ट और रेस के ऊपर काफी रिसर्च किया है, उनसे मिलकर और लॉयर से मिलकर बातचीत करके हमने यह कोर्ट में दलील पेश की है। जी, अगर ये कोर्ट में अभी आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, पार्टी नहीं है, लेकिन जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, जो फेडरेशन वहां पर कोई है, वो एक प्रकार से ऊंचे जाति का ही एक प्रकार से प्रतिनिधित्व वहां पर वो कर रहे हैं, तो कोर्ट ने अगर इसमें आपका हस्तक्षेप नहीं माना या कोई दलील उस प्रकार से वो नहीं एक्सेप्ट की, तो क्या आपका आगे रास्ता होगा या क्या आप आगे करने वाले हैं? किस प्रकार से और हस्तक्षेप को आप बढ़ाएंगे? जी हाँ, सो देखिए, जो यहाँ पर जो बे एरिया बोलते हैं, सिलिकॉन वैली जो बोलते हैं, वहां पर बहुत सारे भारतीय आप बस चुके हैं। तो यह महज टाइम की बात थी कि कभी न कभी कास्टिज्म यहाँ पर चालू होगा, और कास्टिज्म अभी यहाँ पर पहुंच चुका है। हमें इस बात को, यह केस तो खैर है ही, लेकिन हमें इस बात को सभी लोगों के सामने लाना है कि कास्टिज्म एक वास्तविकता है, ये एक जहर है जो भारत में है, और इसको इधर इस देश में और कहीं और अन्य देशों में इसको फैलने नहीं देना चाहिए। इस बारे में हम कोर्ट केसेस तो करते ही रहेंगे, अगर कोई कोर्ट केसेस होते हैं, और हमें पता है कि 2-3 केसेस अभी पाइपलाइन में है, जिनके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कोर्ट में आने वाली है। एक कनाडा में एक केस चला है, न्यूयॉर्क में कुछ साल पहले एक कास्टिज्म के ऊपर केस चला था, और भी बे एरिया में कैलिफोर्निया के लॉ में अनदर एक और केस आने वाला है। तो यह मामला यहाँ पर बढ़ते जाएगा, क्योंकि बहुत सारे आईटी वर्कर्स भारत से यहाँ पर आए हुए हैं, और वह आपको पूछते रहते हैं, आपके कंधे पर ऐसा हाथ रख के देखेंगे कि आपको क्या जनेऊ पहना है, आप नॉनवेज क्यों खाते हैं, आप भगवान को क्यों नहीं मानते, आप टेम्पल नहीं दिखते। इस तरह से जो सवाल पूछते हैं, ये इसीलिए पूछते हैं कि आपकी कास्ट को जानना चाहते हैं, और आपकी कास्ट के हिसाब से वही मतलब अपनी गैंग बना के फिर कास्टिज्म करते रहेंगे, अपने ही कास्ट को वो आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे रेफरेंसेस से एचआर जो हायर करता है कंपनीज में, तो जो रेफरेंस सिस्टम है, आप अपने फ्रेंड्स का प्रोफाइल वगैरह कंपनी में दे सकते हैं। तो अगर कास्ट के हिसाब से अगर कर हो, तो अपन ब्राह्मण मित्र सिर्फ ब्राह्मणी का ही प्रोफाइल अपने कंपनी में देंगे। तो इसी तरह से ये जो प्रॉब्लम बढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए हम कोई भी अगर केस हो आगे में चल के, हम उसमें जरूर हस्तक्षेप करेंगे। इस केस में जैसे हमने हस्तक्षेप करने की कोशिश की और हमने अपना पक्ष रखा, वैसे आगे भी कोई भी अगर केस हो तो हम उसमें भी अपना हस्तक्षेप जरूर करेंगे। हम यह भी चाहेंगे कि जो लॉज हैं यहाँ पर, जो टाइटल 7 में जो डिस्क्रिमिनेशन लॉज जो हैं कि आप रेस के आधार पर, एंसेस्ट्री के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, उसमें हम कास्ट को भी इंक्लूड करने का प्रयास जरूर करेंगे। अगर जुडिशियरी से नहीं होता तो हम लेजिस्लेचर का भी रास्ता अपनाएंगे। हम यहाँ पर जो कैलिफोर्निया में, जो सैक्रामेंटो में जो इनका लेजिस्लेचर है, जैसे उनसे बात करके भी हम कास्ट को यहाँ पर इंक्लूड करें कि सो दैट एक बार लॉ में अगर बदलाव आए, और वेरियस जो भी अगर एचआर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस जो है, उनकी भी पॉलिसीज चेंज हों, जो इन लोगों के कास्टिज्म का जो जहर यहाँ पर फैलने वाला है, उसके बारे में वो लोग थोड़ा जाने और अपनी पॉलिसीज इस तरह से बनाएं कि कोई भी कास्टिज्म
का पालन ना कर सके, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ना कर सके, इस तरह से हमारी कोशिश रहेगी। जुडिशियल, HR in the companies, or the legislature, all the routes, or if it is simply encouraging people to write about it, write about the caste issues, अखबारों में, लेजिस्लेचर में, इस तरह का हमारा प्रयास जरूर रहेगा। वागड़े सर, और आगे आप क्या जो अम्बेडकराइट्स हैं या जो खुद को इस कास्टिज्म के खिलाफ अनिहिलेट करने के अनिहिलेट कास्ट करने के लिए जो साथी जुड़े हुए हैं देश दुनिया भर में, विश्व भर में, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि इस प्रकार के अगर कोई घटनाएं उनके देशों में जहां जहां वो रह रहे हैं वहां अगर घटे तो क्या उन्होंने एक्शन लेनी चाहिए, ऐसा आपको लगता है? नहीं, अगर इसके बारे में यूके में भी काफी पहल हो चुकी है, वहां पर भी लेजिस्लेशन तक चेंज होने की बातें हुई हैं। यहाँ पर भी हमने पहली बार अवर दखल अंदाजी करी है कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए, और कोशिश यही हो कि लोगों को यह संदेश जाए कि आप अकेले नहीं हैं। अगर आपके ऊपर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप अपनी लोकल संस्थाओं को जरूर मदद लीजिए। जैसे अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर.org पर आप आइए, अगर कुछ आपको कंप्लेंट करनी है, किसी के बारे में अगर मदद चाहिए, ऐसे अगर आपके साथ में कुछ घटनाएं हो रही है, तो हम पूर्णतः संपूर्ण अम्बेडकराइट जो है यूएस के, वह मदद करेंगे। एक और हास्यास्पद बात मैं बताना चाहूंगा आपको। एक तरफ तो हिंदू अमेरिका फाउंडेशन बोलता है कि कास्टिज्म हिंदुइज्म का प्रॉब्लम नहीं है, दूसरी तरफ सुंदर अय्यर अपनी दलीलों में यह कहता है, मैं तो हिंदू नहीं हूं तो मैं तो कास्टिज्म कर ही नहीं सकता, मैं जनेऊ नहीं पहनता, मैं ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, निरीश्वरवादी या एथिस्ट जो बोलते हैं, तो मैं हिंदू नहीं हूं इसलिए मैं कास्टिज्म नहीं करता। अगर आप उसका अगर उल्टा देखें तो अगर हिंदू होता तो कास्टिज्म करता। तो इसमें आप विरोधाभास देखिए, एक तरफ हिंदू अमेरिका फाउंडेशन बोलता है कि सभी धर्मों में कास्टिज्म की समस्या है, दूसरी तरफ सुंदर अय्यर यह बोलता है कि देखिए मैं तो हिंदू हूं ही नहीं, मैं तो निरीश्वरवादी हूं, मैं तो जनेऊ नहीं पहनता और इसलिए मैं कास्टिज्म नहीं करता। तो काफी हास्यास्पद बातें आ रही हैं। दूसरी तरफ से जिस तरह से वह प्रयास कर रहे हैं कि विक्टिम का नाम प्रकाशित हो ताकि और उसकी लांछना हो सके, उसको फिर से एक प्रकार से भारत से निकलने के बावजूद उसको फिर से अस्पृश्य अनटचेबल बना जा सके, जो सो दैट जो समाज उसके पास में, जो मित्र उसके हैं, वो सारे टूटे। तो इस तरह से यह लोग अपने मानसिक विकृति से कब उभरेंगे यह हमें नहीं समझ रहा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटा सा सवाल और एक पूछना चाहेंगे, फिर हमारी इस चर्चा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट में अगली कब 5 शायद मार्च को हमने जो पढ़ा है, अगर हम सही हैं तो 5 मार्च को हियरिंग है, वहां पर क्या दलीलें, मतलब अभी कौन सी स्टेज पर ये केस हैं? जी हाँ, तो मार्च 9 को अभी नेक्स्ट हियरिंग जो है वो मार्च 9 को है। तो इसमें दो चीजें अभी फिलहाल कोर्ट के सामने हैं और कोर्ट ने शायद निर्णय भी दिया है। दो दलीलें इस तरह से है कि आप अगर कहीं पे एम्प्लॉयमेंट लेते हैं, जैसे सिस्को के साथ में अगर आप एम्प्लॉयमेंट लेते हैं तो उसमें आपको एक अंडरटेकिंग देनी होती है कि कोई भी अगर आप में मतभेद है तो हम इंटरनल आर्बिट्रेशन से मामला सुलझाएंगे, ना कि कोर्ट में जाएंगे। तो वह एक दलील है कि सिस्को यह कह रहा है कि कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, हम आप दो लोगों में मिलके बैठ के इसको सुलह करें, वह एक मसला है। तो इसके ऊपर कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, हम दखल करेंगे, यह आपने यहाँ का जो लोकल लॉ है उसका आपने उल्लंघन किया है और आपकी यह दलील ठीक नहीं है कि आप ये आपस में सुलह कर लेंगे या सुलझा लेंगे। दूसरा जो मसला कोर्ट के सामने था कि आदमी इस व्यक्ति का नाम सामने आए या ना आए, तो उसके ऊपर लॉ के हिसाब से सिर्फ अगर सेक्सुअल केसेस अगर है तो उसमें व्यक्ति का नाम सामने नहीं आना चाहिए, इस तरह से अमेरिकन लॉ है। तो इसलिए कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि इस आदमी का नाम जाहिर होना चाहिए। हमें कोर्ट को यही समझाने की कोशिश, हमने दलील जो
पेश की है कोर्ट के सामने। हमने यही बताया है जो अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, कास्टिज्म, इससे और भी धब्बा लगता है। आप वंश आप ही के नहीं, आपके जो बेटे हैं, आपके जो उनके भी मित्र नहीं रहेंगे। अगर जिस तरह से ये बात फैल जाएगी तो जो उनके बच्चों के, जो छोटे-छोटे बच्चों के जो मित्र हैं, वह भी उनसे बिछड़ जाएंगे, वह दूर हो जाएंगे, वह भी भेदभाव करेंगे। तो इसलिए उस व्यक्ति का नाम प्रकाशित नहीं करना चाहिए, यह हमारी दलील रही है। तो इन 2 बातों पे कोर्ट में अभी फिलहाल चर्चा है, और जो भी होगा मोस्ट लाइकली यह और अपील होगी, इन दोनों निर्णयों के खिलाफ और अपील होगी, मामला आगे जाएगा। तो मामला थोड़ा-सा चलता रहेगा। हम इस बारे में देखते रहेंगे, ध्यान रखेंगे कि इस मामले में क्या हो रहा है। हमने इस व्यक्ति से अभी तक संपर्क नहीं किया और नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम मामले पे पूर्ण तरह से ध्यान देंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए। आगे भी इस मुद्दे पर जो जो डेवलपमेंट्स होते होगी, हम आपसे जरूर आपकी राय मशवरा लेंगे, आपसे संपर्क करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।